हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम टू दी अम्ब्रेला क्लासेस। आई होप आप सबकी स्टडी अच्छी चल रही है। जैसा कि आप जानते हो कि हमारा ऑलरेडी एंशियंट हिस्ट्री चल रहा है और इसमें हम हड़प्पन सिविलाइजेशन तक सारा सिलेबस कवर कर चुके हैं। अब हम करेंगे हड़प्पन सिविलाइजेशन से आगे नेक्स्ट टॉपिक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सेम लाइक दिस हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, वैदिक एज के बारे में पढ़ेंगे। अब देखो, आपको बेसिकली पता होना चाहिए कि हड़प्पन एज थी जो वो कब से कब तक थी। 2500 से 1500 बीसी हमारी कौन सी आती है, हड़प्पन एज। आफ्टर दैट देखो 15 टू 600 बीसी हमारी आ जाएगी वैदिक एज। वैदिक एज के बारे में स्टडी करेंगे। जैसे कि देखो, हड़प्पन सिविलाइजेशन में हमने किया था कि हड़प्पन सिविलाइजेशन में देखा था कि हमने हड़प्पन सिविलाइजेशन ना एंड में आते आते डिक्लाइन हो गई थी। तो बहुत सारी हिस्टोरियन का क्या मानना था, डिफरेंट डिफरेंट आर्कोलॉजिस्ट का डिफरेंट डिफरेंट व्यूज थे, लाइक कि डिक्लाइन क्यों हो। डिक्लाइन होने के लिए उन्होंने कहा था, सम सेड की अर्थक्वेक आ गया, किसी ने कह दिया कि लाइक एपिडेमिक फैल गया, एपिडेमिक बता दिया रीजन। कुछ का कहना था कि लाइक एपिडेमिक भी नहीं आया, अर्थक्वेक भी नहीं हुआ, क्या हुआ, ड्रॉट। ड्रॉट बता दिया उन्होंने कि ड्रॉट लाइक कंडीशन उत्पन्न हो गई। फिर देखो फोर्थ, कुछ का कहना था कि ड्रॉट भी नहीं आया, यहाँ पे क्या हुआ, जो उनकी लाइक एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी थी, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी क्या हो गया, हाँ, डिक्लाइन हो गई। ये कुछ रीजन थे जो डिफरेंट डिफरेंट आर्कोलॉजिस्ट ने दिए थे। अब देखो, हड़प्पन सिविलाइजेशन डिक्लाइन होता है तो इसके बाद क्या होता है, इसके बाद हमारी आती है वैदिक एज। वैदिक एज जैसे हमने ऑलरेडी देखा, 1500 टू 600 बीसी हमारी आती है वैदिक एज। ये टाइम पीरियड है वैदिक एज के लिए। अब देखो, क्या माना जाता है कि लाइक देखो सपोज लाइक ये हमारा इंडिया है, हमारा भूटान हो गया, ये हमारा नॉर्थ ईस्ट हो गया। नेक्स्ट हम कर लेंगे, ये हमारा इंडिया है, ठीक है। तो ये इंडिया में देखो बाकी अदर कंट्रीज से बॉर्डर शेयर कर रहा है। कुछ ने कहा कि जो इधर सेंट्रल एशिया में लोग रह रहे थे ना, ये जब इंडिया में आ गए, इंडिया में इन्होंने आना स्टार्ट कर दिया, तो जो इंडिया में आके रहने लगे इनको वैदिक पीपल कहा जाता है, लाइक आर्यन पीपल। मेजरली क्या कहते हैं हम, आर्यन, आर्यन पीपल जो सेंट्रल एशिया से आए थे। बट इस पे भी क्या है, डिफरेंट डिफरेंट व्यूज हैं डिफरेंट पर्सन के। कुछ का मानना है कि लाइक जो आर्यंस थे वो सेंट्रल एशिया से आए हैं, कुछ कहते हैं कि जो आर्यंस थे वो रशिया से आए हैं, कुछ कहते हैं आर्यंस थे वो ना यूरोप वाली साइड से आए हैं। अभी ये सारे कॉन्फ्लिक्टिंग व्यूज हैं। और इनमें से एक पर्सन है वो कहते हैं कि नहीं नहीं, आर्यंस ना रशिया से भी नहीं आए, सेंट्रल एशिया से भी नहीं आए, यूरोप से भी नहीं आए, वो आए हैं आर्कटिक एरिया से, आर्कटिक के एरिया से। तो ये सारे व्यूज के बारे में हमें पता होना चाहिए कि कौन सा व्यू किसका है। अब देखो, अगर हम देखें तो हम देखते हैं हमारा जो फर्स्ट ओरिजिन एंड ओरिजिन होम ऑफ आर्यन क्या है, कि इनका ओरिजिन कहाँ पे हुआ। आर्यन माइग्रेशन थ्योरी आती है हमारी, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट व्यूज हैं। अब देखो, जो सेंट्रल एशिया से है, कुछ कहते हैं कि सेंट्रल एशिया से आए। सेंट्रल एशिया से किसने कह दिया, ये कहा था मैक्स मूलर ने। मैक्स मूलर की जो थ्योरी है वो सपोर्ट करती है कि वो ये सेंट्रल एशिया से इंडिया में आए थे। और ये किसके बेसिस पे है, क्रोमोसोम्स के बेसिस पे, क्रोमोसोम की स्टडी की गई, इनके बेसिस पे इन्होंने बताया कि आर्यन पीपल है जो दे आर केम फ्रॉम सेंट्रल एशिया। अब इसके अलावा देखो, नेक्स्ट हमारी जो एक्सेप्टेड थ्योरी है वो है यूरोप से आए। यूरोप वाली थ्योरी दी है हमारी सर विलियम जोन्स ने। ये आपको लर्न रखना है कि यूरोप से किसने कहा और सेंट्रल एशिया से किसने कहा, ठीक है। बिकॉज इन्होंने क्या कहा कि यूरोप से क्यों आए, इनको कैसे लगा कि यूरोप से आए हैं जो आर्यंस हैं। इन्होंने अपनी जो स्टडी है वो की कि जो कुछ वर्ड्स हैं ग्रीक, लेटिन, जर्मन, संस्कृत के, वो वर्ड्स ना कॉमन है, लाइक उनका मीनिंग सेम है, लाइक पितृ एंड मित्री। पितृ एंड मित्री का सेम सेम जो मीनिंग है वो है पेटर एंड मीटर।
लैटिन में पेटर मेटर कहते हैं। ये उन्होंने अपनी एक्सप्लेनेशन दी स्टडी के लिए। फिर हमारी आ जाती है इंडियन थ्योरी। इंडियन थ्योरी में क्या कहा गया है, जो डॉक्टर संपूर्ण नंदा थे ना और एसी दास थे, उन्होंने इंडियन थ्योरी में कहा है कि जो आर्यंस थे ना, देवर इंडिजिनियस पीपल। इंडिजिनियस मतलब क्या होता है हमारा, जो ऑलरेडी वहीं पे रह रहे थे। और इसके बाद हमारा आ जाता है, ये कहते हैं कि डीएनए एनालिसिस किया है उन्होंने ऑफ ह्यूमन स्केलेटन फाउंड इन राखीगढ़ी, और उसके बेसिस पे ये अपनी थ्योरी को प्रूव करते हैं। नेक्स्ट हमारा आ जाता है आर्कटिक रीजन। आर्कटिक रीजन बाल गंगाधर तिलक है, उन्होंने कहा कि आर्कटिक रीजन से आए हैं। अब तिब्बत वाली आ जाती है, स्वामी दयानंद सरस्वती जो है वो कह देते हैं कि नहीं, तिब्बत से आए हैं। अब ये हमारी डिफरेंट डिफरेंट थ्योरीज हैं, तो हमें लर्न रखना है कि सेंट्रल एशिया से किसने कहा है। यस, सेंट्रल एशिया से हमारे कहा है मैक्स मूलर ने। मैक्स मूलर हम कहते हैं कि सेंट्रल एशिया से आए हैं। यूरोप की थ्योरी जो है वो दी है विलियम जॉन्स ने। ओके, आर्कटिक रीजन से वो कहा है बाल गंगाधर तिलक ने। नेक्स्ट हमारी आ जाती है स्वामी दयानंद सरस्वती, इन्होंने कहा कि वो तिब्बत से आए हैं। लाइक देखो, जो हमारा इंडिया का रीजन है, उन्होंने कहा कि जो ये आर्यन पीपल थे ना, ये लाइक तिब्बत वाले रीजन में रह रहे थे और ये इंडिया में एंटर कर गए। कुछ ने कहा रशिया से आए, कुछ ने कहा आर्कटिक रीजन से आए बाल गंगाधर तिलक ने। ठीक है, तो ये सारे नेम और आपको याद रखने हैं कि कहाँ कहाँ से आए और किसने किसने ये अपनी स्टडी दी है। अब देखो, ये आप मैप से देख सकते हो कि यूरोप से एंट्री हुई इंडिया की तरफ, ईरान से, सेंट्रल एशिया, सऊदी अरबिया, रशिया की साइड से आए। तो ये डिफरेंट डिफरेंट थ्योरी दी गई है, आपको पता चल रहा होगा कि ये हमारा इंडिया का पोर्शन है। तो इंडिया में आर्यंस बाहर से आए थे, बट करंटली हमें कुछ ज्यादा प्रॉपर इसके बारे में पता नहीं है कि आर्यंस इंडिजिनियस पीपल थे या फिर कहीं और से आए थे। ये जस्ट स्टडीज हैं, डिफरेंट डिफरेंट उनके जो एविडेंसेस उनको मिले उसके बेसिस पे सारे पर्सन्स ने अपनी अपनी थ्योरी को प्रूव की है। अब देखो, नेक्स्ट लाइन देखो जो आपको दिख रही होगी कि फॉर द सेक ऑफ स्टडी वैदिक हैज बीन, वैदिक एज जो है इसको हम डिवाइड कर देते हैं अर्ली वैदिक और लेटर वैदिक। अर्ली वैदिक हम डिवाइड कर देंगे 1500 टू 1000 बीसी, और जो हमारा लेटर वैदिक आ जाएगा वो 1000 टू 600 बीसी। ओके, नेक्स्ट देखो, देखते हैं हमारा नेक्स्ट हमारा आ जाएगा ज्योग्राफी ऑफ वैदिक एज। ज्योग्राफी क्या थी, हमने ना इसके बारे में डिटेल में स्टडी करना है कि इनकी ज्योग्राफी क्या थी। ज्योग्राफी को स्टडी करने से पहले हम इनका ना देख लेते हैं कि वैदिक लिटरेचर कौन सा था। एक बार ये आइडिया ले लेते हैं। अब देखो, वैदिक वेदास लिखे गए। अब मेन जो देखो विद का मीनिंग है, ये आपकी क्लास 6 के एनसीईआरटी से लिया गया है और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। वर्ड विद इज ड्राइव फ्रॉम द रूट वर्ड विद। वेदा में जो विद वर्ड है ना, ये लिया गया है विद से, जिसका मतलब क्या होता है, नॉलेज। ये कंप्लीट वर्ड नहीं है, ये आप टू नो मतलब जानना। इन अदर वर्ड द टर्म सिग्निफाइज मीन्स सुपीरियर नॉलेज। सुपीरियर नॉलेज होनी चाहिए। और वेदास जो है हमारे 4 तरह के हैं। कौन कौन से हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ये हमारे 4 वेदास हैं। अब देखो, अगर हमने ना इनके अलग अलग पढ़ना है, हर वेदास के बारे में पढ़ना है डिटेल में। सबसे पहले अगर हम ऋग्वेदा देखते हैं, ऋग्वेदा क्या है, अर्लीस्ट अर्लीस्ट ऑफ 4 वेदास एंड इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट वेदा। सबसे ओल्डेस्ट वेदा कौन सा है, ऋग्वेद। और ये इसमें क्या है, 1024 हिम्स है। जो प्रेयर्स होती हैं वो टोटल क्या है, 1024 हिम्स इसमें इंस्क्राइब्ड है। नेक्स्ट देखो, इसमें ऋग्वेदा बेसिकली है किस पे, ऋग्वेदा में बेसिकली जो लिखा गया ना वो प्रेयर्स के बारे में लिखा गया है और प्रेज की गई है गॉड्स के बारे में। अब देखो, सेकंड वेदा जो हमारा आ जाता है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट में आप एक पॉइंट और याद रख सकते हो कि जो हमारा सत्यमेव जयते हैं, सत्यमेव जयते हमारे किससे लिए गए, ऋग्वेद से। और इसके भी कौन सा है, मुंडका उपनिषद कहते हैं, उसमें से पर्टिकुलर लिया गया है सत्यमेव जयते। अब देखो, सामवेद पे आ जाए अगर हम, सामवेद में देखो क्या होता है, इसको हम कहते हैं सेट ऑफ ट्यून्स। सेट ऑफ ट्यून्स, तो आपको ये इनडायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है कि म्यूजिक का ओरिजिन कौन से वेदा से होगा है। तो म्यूजिक का ओरिजिन हुआ है हमारा साम वेदा से, ये भी आपको पॉइंट याद रखना है। ओके, एंड इसमें बेसिकली साम वेदा में क्या दिया गया हमें, चैंटिंग ड्यूरिंग सेक्रीफाइस। लाइक जो सेक्रीफाइस के ड्यूरिंग कुछ वो भजन या कुछ प्रेयर्स करते थे, वो सारा हमारा मेंशन है साम वेदा में। इट इज ऑल्सो कॉल्ड बुक ऑफ चैंट एंड ओरिजिन ऑफ इंडियन म्यूजिक
एंड ट्रेसेस इन इट। यजुर्वेद क्या है? यजुर्वेद में देखो बेसिकली क्या मेंशन किया गया है, इसमें रूल्स के बारे में लिखा गया है, डिटेल ऑफ रूल्स बताया गया है, या टाइम ऑफ सेक्रीफाइस के बारे में किसमें बताया गया है? यजुर्वेद में। नेक्स्ट हमारा आ जाता है अथर्ववेद। अथर्ववेद क्या है? इसमें भी रिचुअल्स के बारे में बताया गया है। और ये क्या करते थे, लाइक अथर्ववेद जो है ये डील करता था विद किंग, पॉलिटिक्स, मेडिसिन, वेलफेयर या ब्लैक मैजिक के बारे में। इन सब के बारे में क्या डील करते हैं? अथर्ववेद। अब देखो इन जो चार वेदास है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, इनके अलावा ना हमारे पास कुछ और सेक्रेट बुक्स आती हैं जिन्हें हम कहते हैं ब्राह्मण, ब्राह्मणास, उपनिषद, अरण्यकास। अब देखो उपनिषद जो है ना, उपनिषद को हम कहते हैं बुक ऑफ फिलोसफी। बुक ऑफ फिलोसफी किसको कहते हैं? बुक ऑफ फिलोसफी है हमारी उपनिषद। आर्यन, आर्यनाकास एंड दी एपिक रामायण एंड महाभारत, दो इंपॉर्टेंट एपिक है हमारे पास, और वो कौन से हैं? रामायण और महाभारत। अब देखो जो हमारी ब्राह्मणास है, ब्राह्मणास आर दी ट्रीटीज रिलेटिंग टू प्रेयर एंड सैक्रिफिशियल सेरेमनी। और जो आर्यनाकास है इसमें फॉरेस्ट बुक है, इसको हम फॉरेस्ट बुक भी कहते हैं, ऑल्सो नोन एज फॉरेस्ट बुक। इसमें क्या बताया गया हमें? मिस्टिसिज्म, रिचुअल्स, रेट्स एंड सेक्रीफाइस के बारे में बताया गया है। उपनिषद हम ऑलरेडी कर ही चुके हैं, फिलोसफिकल बुक है, और इसका जो ओरिजिन लाइक एब्सोल्यूट ओरिजिन ऑफ द वर्ड एंड द मिस्ट्रीज ऑफ नेचर के बारे में किसमें बताया गया है? उपनिषद। नेक्स्ट हमारी आ जाता है वेद, रामायण एंड महाभारत। ये इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। जो रामायण है वो लिखी है वाल्मीकि ने, और महाभारत लिखी है वेद व्यास ने। इन पे देखो क्वेश्चन आए हुए हैं कि सामवेदा किससे रिलेटेड है, ऋग्वेद किससे रिलेटेड है, अथर्ववेद, यजुर्वेद, उपनिषद, ये सारे पॉइंट्स में ना क्वेश्चन ऑलरेडी बने हुए हैं, तो आपको बहुत ही अच्छे से इनको याद करना है। अब देखो मुंडका उपनिषद हम ऑलरेडी कर ही चुके हैं कि सत्यमेव जयते वहां से लिया गया है। ओके तो चलो नेक्स्ट नेक्स्ट बढ़ते हैं हम अपना पॉलिटिकल स्ट्रक्चर ऑफ वैदिक एज। इस लेक्चर में हम क्या करेंगे, दो में जैसे हमने डिवाइड किया गया, अर्ली वैदिक और लेटर वैदिक। तो फर्स्ट में हम करेंगे अर्ली वैदिक के बारे में। लेक्चर देखो थोड़ा लंबा हो सकता है, बट पेशेंस बनाए रखो, बिकॉज इसमें ना आपको काफी कुछ जानने को मिलेगा। और जो गवर्नमेंट एग्जाम्स की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, और आप में पेशेंस इतना तो होना चाहिए कि आप अपना लेक्चर कवर कर सको, ठीक है ना? देखो अगर आप अभी अपना पेशेंस नहीं बना के रख रहे, अपने आप को कंसंट्रेट नहीं कर रहे, तो इन फ्यूचर आप जॉब में जाके आप कैसे फोकस रहोगे? अभी अपना प्रॉपर अच्छे से पढ़ो, बिकॉज देखो अब आपके पास टाइम है पढ़ने के लिए, अब आप प्रॉपरली पढ़ो। नेक्स्ट आपका फ्यूचर में एग्जाम जो है ना वो इजिली कवर होंगे। और आपको पता है हमारी सीरीज में एमसीक्यूज भी कवर हो रहे हैं, तो एमसीक्यूज की आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे वो आपको और ज्यादा हेल्प करेंगे एग्जाम में। बिकॉज एमसीक्यूज की अगर आप प्रैक्टिस करते हो ना, एक तो आपको पता चलता है कि आपकी कंसेप्ट कितने क्लियर है, सेकेंडली आपको पता चलता है कि आप मिस्टेक कर रहे हो तो कहाँ कर रहे हो, क्यों कर रहे हो भाई, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना? तो आपको मिस्टेक्स अपनी इंप्रूव करनी है, प्रैक्टिस से होगी वो आपकी इंप्रूव। विदाउट प्रैक्टिस आपकी मिस्टेक इंप्रूव हो ही नहीं सकती, चाहे जितनी मर्जी कोशिश कर लो। चाहे आप जब तक आप एमसीक्यू सॉल्व नहीं करोगे, मेंस के लिए आंसर राइटिंग नहीं करोगे ना, तब तक चाहे आप ये जो हिस्ट्री है, एंशियंट हिस्ट्री को चाहे 50 बार पढ़ लो, उसका कोई मोटिव नहीं है। जब तक आप एमसीक्यू सॉल्व नहीं कर रहे, आपको पता नहीं चल रहा आपकी मिस्टेक्स कहाँ है, कहाँ पे आपको इम्प्रूव करना है। तो इसलिए आपको अच्छे से पढ़ना है, रिवीजन करनी है और एमसीक्यू सॉल्व करनी है। सेकेंडली आपके पास एक और देखो क्या करना चाहिए आपको, सबसे इम्पोर्टेंट बात, आप सुनो, प्रैक्टिस करो क्वेश्चंस को, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। सेकेंडली अगर आप ये मत करो कि कल आप एक अलग बुक पढ़ रहे हो, आज आपने विजन के नोट्स पकड़ लिए, कल इनसाइट के पकड़ लिए, परसों मेरे वाली पीपीटी पकड़ ली, फिर आपने सोचा अभी कोई और कर लेते हैं। आप कर सकते हो, बट पढ़ना आपने एक ही रिसोर्स में से है, पॉइंट्स आप अपने ऐड करो। मान देखो अगर आपने पहले कोई और रिसोर्स फॉलो किया हुआ है, अपने नोट्स में अगर आपको कोई एक्स्ट्रा पॉइंट मिलता है तो वो आप ऐड करो। ये नहीं है कि आज अलग रिसोर्स पढ़ रहे हो, कल अलग पढ़ रहे हो, इससे क्या होगा, आपका कंसंट्रेशन बिल्कुल खराब होगा। और आपको अपना कंसंट्रेशन खराब नहीं करना, रिसोर्स एक फॉलो करना है इंस्टेड ऑफ फॉलोइंग डिफरेंट रिसोर्सेज। और उसकी क्या नहीं है, मल्टीपल रिविजन करनी है। जब तक आप रिविजन नहीं करोगे आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे, और जब तक आप एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा रिविजन नहीं करोगे आपको डिफरेंट क्वेश्चंस का पता नहीं चलेगा कि लाइक न्यू क्वेश्चंस कैसे बन सकते हैं,
और वो अगर आपको न्यू क्वेश्चन मिल रहे हैं ना, तो उसको आपको उसी टाइम पे अपने नोट्स में ऐड करना है। ये नहीं है कि आपको दूसरे नोट्स का प्रिंट आउट निकलवाने बैठ जाना, इसमें से मेरे को 2 पॉइंट एक्स्ट्रा मिले, अब मैं ये फॉलो करूंगा। हो सकता है नेक्स्ट कोई आप कल और कोई रिसोर्स देख लो, वहां पे आपको कुछ 4 पॉइंट और एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। तो ये सब हमने नहीं करना, ठीक है। एक सोर्स पे रिलाई रहना है, उसमें ही अपने एक्स्ट्रा पॉइंट्स ऐड करने हैं। अगर आपको कोई भी एक्स्ट्रा पॉइंट मिल रहा है तो ऐड दैट पॉइंट इन योर नोट्स, ओके, सो दैट आपको एग्जाम के टाइम पे एक ही जगह पे सारे आपके नोट्स मिल जाएं और आप इजिली उसको रिवाइज कर सको, ओके। तो चलो बढ़ते हैं हमारा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर पे। पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन देखो कैसी थी ऋग वैदिक के टाइम पे, अर्ली वैदिक के टाइम पे, वो भी हम। फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या थी, देखो सबसे पहले क्या होता है, बेसिक यूनिट थी जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन की, उसे हम क्या देते हैं, कुला, कुल। ये हम कुल बोलेंगे, ये हम बोलते नहीं है बट ये लिखा जाता है कुल। कुल जो थी बेसिक यूनिट थी, सबसे मेन यूनिट थी हमारी कुल। उसके बाद आ जाता है हमारा, देखो कुल के बाद जो डिफरेंट सेवरल फैमिलीज होंगी वो इकट्ठी होगी, क्या बनाएंगी, एक किनशिप फॉर्म करेंगी। और विलेज, या हम उसको कह देंगे ग्राम या विलेज, ग्राम और विलेज। अगर देखो गांव बन गया, उसके बाद क्या होगा, इस जो गांव को चलाने के लिए एक पर्सन भी चाहिए होगा, जिसको हम क्या कह देंगे, ग्रामीण, ग्रामीण। अब देखो ग्राम के बाद क्या आ गया, एक विलेज बन गया। तो ग्रुप ऑफ पीपल जो होंगे विलेज में, वो कॉन्स्टिट्यूट करेंगे एक क्लैन। क्लैन को हम और क्या क्या देते हैं, विश, क्लैन या विश। इसको ना हम दोबारा लिख लेते हैं, नीट एंड क्लीन, सो दैट आपको समझने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। अब देखो, जैसे कि हमारा आ गया जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन में हम देखेंगे, फर्स्ट हमारा आ जाता है, हमने स्मॉलेस्ट यूनिट क्या देखी थी, कुल, कुला और फैमिली। एक फैमिली होगी, तो डिफरेंट फैमिलीज मिलके क्या बना देंगी, ग्राम। और ग्राम को जो हेड करेगा वो हमारा होगा ग्रामीण, ग्रामीण। और डिफरेंट जो ग्रुप ऑफ पीपल या फैमिलीज ग्राम बनाएंगी, तो वो क्या करेंगी, ग्रुप ऑफ विलेज में जो लार्जर यूनिट कंसिस्ट होगी उसको हम क्या देंगे, क्लैन, क्लैन और विश, ओके, क्लैन और विश। और क्लैन और एक क्लैन या विश है, वो कंबाइन करके क्या बनाते हैं, यस, वो बना देंगे जना और ट्राइब, एक प्रॉपर ट्राइब बन जाएगी, जिसको कौन हेड करेगा, राजन। ये हमारा मेन पॉइंट हो गया कि इनको हेड करेगा राजन, ओके। अब ये आपको प्रॉपर पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन में स्ट्रक्चर पता होना चाहिए कि सबसे लोअर लेवल पे कौन है और हाईएस्ट लेवल पे कौन है। और अब देखो हाईएस्ट लेवल हमने देख लिया, जना और ट्राइब। अब देखो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता था, चीफ डॉम्स होते थे, चीफ डॉम्स होते थे, ओके। और उस टाइम पे क्या थे, ट्राइबल चीफ डॉम्स थे, कौन कौन से थे, सच एज जो डिफरेंट डिफरेंट ट्राइबल चीफ डॉम्स है वो, उनको हम कहते हैं भारतास, भारतास, मत्स्य, भारतास, मत्स्यास, यदुस एंड पुरुष। ये हमारे डिफरेंट चीफ डॉम्स थे। और इनका जो हेड होता था उनको हम देख ही चुके हैं, क्या कहते थे हम, राजन। अब देखो राजन को जो था, जो मेन राजन था, उसको क्या होगा, किंग को कौन असिस्ट करेगा, ऑफिसर, कुछ ना ऑफिसर इसको असिस्ट करेंगे, असिस्टेड बाय, इनको असिस्ट कौन करते थे, डिफरेंट ऑफिसर, जिनको हम नाम देंगे पुरोहित, पुरोहित एंड सेनानी। पुरोहित और सेनानी हेड किनको करते थे, राजन को। अब देखो पुरोहित का पता आना चाहिए कि पुरोहित क्या करता था, ये क्या करते थे, असिस्ट करते थे किंग को, असिस्ट किंग।
अब सेनानी क्या होता था, सेनानी हमें पता चल रहा है सेना से रिलेटेड है, तो ये हो जाएगा लीडर ऑफ आर्मी। जो लीडर ऑफ आर्मी था उसे हम बोल देते थे सेनानी, और जो पुरोहित था वो किंग को असिस्ट करता था डेली मैटर्स में। ओके, अब देखो सेनानी था, पुरोहित था, बट उस टाइम पे क्या था, जो हमारा अर्ली वैदिक पीरियड है, उस टाइम पे हमारा मेन पॉइंट हमारा यह हो जाएगा, देयर इज नो स्टैंडिंग आर्मी, नो स्टैंडिंग आर्मी। उस टाइम पे कोई भी आर्मी नहीं थी। हालांकि हमारा किंग भी मिलता है और उसको असिस्ट करने वाले पर्सन्स भी मिलते हैं, पुरोहित और सेनानी, बट कोई भी हमें ऐसा प्रूफ नहीं मिलता कि जहां पे स्टैंडिंग आर्मी हो। और इस टाइम पे देखो बैटल हुई थी एक, जिसको ना आपने याद रखना है, और ये काफी इंपॉर्टेंट बैटल है। यस, देखो जो बैटल हुई थी वो बैटल का नेम क्या है, बैटल ऑफ 10 किंग्स, बैटल ऑफ 10 किंग्स, ये इसका नेम है। और ये कहाँ पे हुई थी, रिवर रावी पे, रावी रिवर के किनारे पे ये हुई थी। और ये किस किस के बीच में हुई थी ये भी आपको पता होना चाहिए, किंग सुदास एंड जो जिसने जीती थी, विक्टोरियस पर्सन था किंग सुदास प्लस, और किसके बीच में हुई थी, भारता ट्राइब। ये जो वॉर थी बैटल ऑफ 10 किंग, ये किंग सुदूस और भारता ट्राइब के बीच में हुई थी। और इसका जो विक्ट्रियस पर्सन था वो थे किंग सोदोस, इन्होंने विक्ट्री हासिल की थी इस बैटल में। तो आई होप आप सबको ये मतलब इजिली समझ आ गया होगा। अगर हम देखो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखो अगर हम देखें कि इस टाइम पे और क्या क्या था। इस टाइम पे ना जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर था उसमें एक सभा होती थी एंड समिति होती थी। सभा समिति में देखो क्या डिफरेंस है, ये ना ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे आजकल हमारे कोई भी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन बन जाती है, सेम लाइक वेदा के टाइम पे भी, अर्ली ऋग्वेदा के टाइम पे एक दो ऑर्गेनाइजेशन थी जिसे हम कह देते थे सभा एंड समिति। सभा क्या थी, अब देखो सभा मेजरली क्या था, लीडर ऑफ एल्डर्स, इनको कहते हैं काउंसिल ऑफ एल्डर्स, काउंसिल ऑफ एल्डर्स। इसमें क्या थे, जो इंपॉर्टेंट पर्सन थे ना वो सारे किसमें होते थे, सभा में। और स्पीति में क्या था, एल्डर्स तो होते थे, बट हर जना का कोई ना कोई पर्सन फैमिली से इसमें अपना पार्टिसिपेट कर सकता था, एवरी मेंबर ऑफ फैमिली कैन पार्टिसिपेट, सॉरी एनी मेंबर ऑफ फैमिली कैन पार्टिसिपेट, कोई भी मेंबर पार्टिसिपेट कर सकता था फैमिली का, इसे हम कह देते थे स्मृति। अब देखो एक हमारे पास ना एक और आती है थर्ड, इसको हम कह देते हैं विधाता। ये भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, ये बेसिकली किनको डील करती थी, फाइनेंशियल मैटर्स के लिए। जो फाइनेंशियल मैटर्स थे उनको कौन देखता था, वो देखते थे हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन थी विधाता। ओके, और इस टाइम पे ना देखो अगर हम देखें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो रहा है, इसको भी आप स्टार मार्क करके ऐड कर सकते हो अपने नोट्स में। कोई देखो लो जैसे फाइनेंशियल मैटर के लिए हमें विधाता थी, फाइनेंशियल मैटर थे, और कोई स्टैंडिंग आर्मी नहीं थी, हमने ऑलरेडी देखा ही। और देखो इस टाइम पे ना कोई लाइक फाइनेंशियल सिस्टम नहीं था, नो रेगुलर फाइनेंशियल सिस्टम, कोई रेगुलर फाइनेंशियल सिस्टम भी नहीं था। एंड दी जो किंगडम थी, अगर देखो कोई हमारे पास रेगुलर फाइनेंशियल सिस्टम ही नहीं होगा, तो जो हमारी किंग था, राजन था, जो किंग है, किंगडम, तो वो कैसे मेंटेन होगी, इसका देखो मेंटेन करने के लिए हमारा था एक वॉलेंट्री वॉलेंट्री टैक्स था, जिसे हम क्या कह देते हैं, बलि। बलि था, इसको हम कहते हैं वॉलेंट्री टैक्स, जो अपनी मर्जी से लोग देते थे। ठीक है, ये हमारा हो गया मेजरली पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। अब हम अपना देख लेते हैं पीपीटी में से कि कोई पॉइंट हमारा रह तो नहीं गया, ऑलमोस्ट वैसे हमने सब कवर कर लिया है। अब देखो इसमें हमारा आ गया जो मोनार्की थी, उस टाइम पे मोनार्की मिलती थी, बट वो हेरिडिटरी नहीं थी, ये भी आपको याद रखना है। अब देखो जो हमारा एक पॉइंट रह गया, चीफ होता था और जिसको हम राजन कहते थे, दैट वाज असिस्टेड बाय 2 पर्सन, पुरोहित एंड सेनानी।
और ग्रामीण हमारा लीडर ऑफ विलेज होता था। अब देखो इसमें हमें याद रखना है कि बैटल को क्या कहते थे हम, बैटल को हम गविष्टि और गवनेशा भी कहते थे। तो ये दोनों टर्म आपको याद होनी चाहिए, ये काफी इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम में ना पूछी भी जाती है, गविष्टि और गवनेशा क्या है। और ये आई थिंक रिसेंटली ना किसी एग्जाम में पूछी भी गई थी कि गविष्टि टर्म किसके लिए यूज की गई थी एंशियंट हिस्ट्री में। तो आपको पता होना चाहिए कि गविष्टि जो है बैटल के लिए यूज की गई थी ड्यूरिंग दी अर्ली वैदिक पीरियड। ठीक है, अब देखो अगर हम एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट हम ऑलरेडी कर चुके हैं, कुल था, फिर हमने देखा था कि कुल के बाद क्या आ जाता है, डिफरेंट कुल ग्राम बनाते हैं, ग्राम के बाद फैमिलीज क्या बनाती है, क्लैन या फिर वेश, उसके बाद हमारा आ जाता है जना या ट्राइब। तो ये भी हम देख चुके हैं। असेंबलीज के बारे में भी हमने देख लिया, सभा, समिति और विधाता, डिफरेंट डाइवर्स फंक्शन को देखता था विद द फाइनेंशियल मैटर। तो गना क्या होता है, असेंबली ऑफ ट्रूप्स। अब देखो नेक्स्ट हमारा आ जाएगा सोसाइटी के बारे में। उस टाइम पे हमें बताना है कि हमारी सोसाइटी कैसी थी। अब देखो जो अर्ली वैदिक पीपल थे ना, उसमें हमारा बेसिक यूनिट ऑफ सोसाइटी क्या थी, फैमिली या कुल। तो अब देखो इसमें क्या था, मेजरली हम ना देखते हैं कि उस टाइम पे जो फैमिली थी ना, उसमें पैट्रियार्कल रोल चलता था। पैट्रियार्कल रोल चलता था मतलब मेल पर्सन जो होते थे उनका डोमिनेशन था। मतलब हम ये नहीं कहेंगे कि प्रॉपर डोमिनेशन ही था कि फीमेल्स को कोई राइट नहीं थे, पैट्रियार्कल रोल था। फैमिली जो थी वो पैट्रियार्कल थी, बट विमेन्स जो थी वो इक्वल अपना स्टेटस इंजॉय कर रही थी सेम लाइक मैन। तो हम कहेंगे कि प्रॉपरली इगैलिटेरियन तो नहीं थी, बट फैमिली थी वो पैट्रियार्कल फॉर्म में चल रही थी। ठीक है, और इसमें देखो डिवीजन थी जो, वो कास्ट सिस्टम पे नहीं थी, वो क्लैन की बेसिस पे थी। जो कास्ट सिस्टम हमारी आती है वो आती है हमारी लेटर वैदिक एज में, ओरिजिनेशन कास्ट सिस्टम का होता है लेटर वैदिक एज में। जो ऑक्यूपेशन था वो भी हमारा लेटर वैदिक पीरियड में आके ही डिवाइड होता है ऑन द बेस्ड ऑफ बर्थ। ठीक है, बट अर्ली वैदिक पीरियड में ऐसा कुछ नहीं था। सिमिलरली अब देखो राजाज एंड पुरोहित वर पार्ट ऑफ क्लैन नेटवर्क। ओके, इसको नहीं हमने करना। वर्ण सिस्टम जो था वो डिफरेंट था, लाइक इस टाइम पे वर्ण सिस्टम नहीं था। कलर वॉज द बेसिस ऑफ डिफरेंशिएशन बिटवीन वैदिक एंड नॉन वैदिक पीपल कॉल्ड दस्युस एंड दसस। दस्युस एंड दसस हम किसके लिए यूज करते हैं, जो हमारा लाइक स्लेव्स के लिए। ऋग वैदिक सोसाइटी कैन नॉट बी देयरफॉर कॉल्ड टोटली इक्वालिटेरियन सोसाइटी, हम देख चुके हैं, बिकॉज इसमें क्या था, पेट्रियार्कल फॉर्म ऑफ नेचर देखने को मिलता है और ये स्लेवरी से बहुत अच्छे से फैमिलियर थी। तो हमने देखा कि दस्युस किसको कहते हैं, स्लेव्स पर्सन को ही। अब देखो सोशल मोबिलिटी कैसी थी, पीपल कुड चेंज देयर प्रोफेशन एंड एब्सेंस ऑफ स्ट्रिक्ट सोशल हायरार्की। तो पर्टिकुलर नहीं था कि अगर आप इस क्लैन से बिलोंग करते हो तो आप यही काम करोगे। आपके ऊपर डिपेंड होता था कि अगर आप अपना प्रोफेशन चेंज करना चाहते हो, मतलब उस टाइम के लोगों पे डिपेंड था कि अगर वो अपना प्रोफेशन चेंज करना चाहते हैं तो वो कर सकते थे। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट देखेंगे पोजीशन ऑफ वुमेन। वुमेन की पोजीशन क्या थी डिस्पाइट पैट्रियार्कल। हमने देखा कि पैट्रियार्कल फैमिलीज मिलती थी, हालांकि पैट्रियार्कल थी, बट उस टाइम पे भी वीमेन इक्वल राइट्स लाइक मैन की तरह इंजॉय कर रही थी। और उस टाइम पे एजुकेशन का एक्सेस भी था उनको। और सेकेंडली लाइक वो अपनी मर्जी से अपनी मैरिज भी करवा सकती थी, ये भी हमें देखने को मिलता है कि देयर इज नो एग्जाम्पल ऑफ चाइल्ड मैरिज का, तो हमें कोई एग्जाम्पल ही नहीं मिलता उस टाइम पे। और उन पे डिपेंड होता था, वो अपनी मर्जी से भी मैरिज करवा सकती थी। ये हमारा अर्ली वैदिक पीरियड में भी ये प्रेवलेंट था। ठीक है, अब देखो मैरिज सिस्टम कैसा था वहां पे। अर्ली वैदिक पीपल प्रैक्टिस यूजली मोनोगामस मैरिज, बट पोलीगैमी एंड पोलीगेंट्री ऑल्सो एग्जिस्टेड। अब देखो लैवरिएट मैरिज सिस्टम भी था। लैवरिएट में का मतलब क्या होता है, मैरिंग दी हस्बैंड यंगर ब्रदर। जब देखो किसी की लाइक पर्सन है, उसके कोई भी विमेन है, उसके हस्बैंड की जब डेथ हो जाती थी तो उसको क्या किया जाता था, उसके जो हस्बैंड का भाई होता था उसके साथ मैरिज हो जाती थी। तो इसे हम कहते हैं लैवरिएट मैरिज, मैरिंग दी हस्बैंड्स यंगर ब्रदर और ऑन द डेथ ऑफ हस्बैंड्स ऑल्सो एग्जिस्टेड नियोगा मैरिज एग्जिस्टेड। नियोगा मैरिज क्या होती है, लैवरिएट आपको पता चल गया, नियोगा में आपको पता नहीं चाहिए।
ये एक ऐसी लाइक मैरिज होती थी जिसमें ना चाइल्डलेस विडो, उसको टेम्परेरी मैरिज उसकी होती थी, हस्बैंड्स ब्रदर टू प्रोड्यूस चिल्ड्रन। ओके, तो ये आपको दोनों सिस्टम ऑफ मैरिज पता होने चाहिए, नियोग्या और लेवरिएट। अब देखो अगर हम नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट हमारा ये वैदिक कल्चर के बारे में ही दिया गया है, लेटर वैदिक के बारे में, इसको अभी हम नहीं करेंगे। अब देखो हमारा क्या है, हमारा पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, और सेकंड क्या था हमारा सोशल स्ट्रक्चर, सोशल लाइफ, इसके बारे में हम कर चुके हैं। और लेक्चर हमारा काफी बड़ा ऑलरेडी हो चुका है, तो इकोनॉमी के बारे में, रिलीजन के बारे में ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आई होप आप सबको लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। और हाँ, अपने फ्रेंड्स से ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, सब्सक्राइब करवाओ, लाइक करो। और लाइक शेयर सब्सक्राइब करने में किसी ने कोई कंजूसी नहीं करनी, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो सो दैट बाकी स्टूडेंट्स भी इस सीरीज की हेल्प ले सके। बिकॉज देखो बहुत सारे बच्चे हैं जिनको ना एक प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलती कि हमने पढ़ना कैसे है। और वो अगर देखेंगे भी ना, काफ़ी रिसोर्सेज हैं, अगर आप देखोगे तो कहीं पे आपको कोई टॉपिक मिल जाएगा, कहीं पे कोई मिल जाएगा, बट इस सीरीज में क्या है, आपको स्टार्टिंग से लेके एंड तक प्रॉपर टॉपिक्स मिल रहे हैं। तो इससे आप ना काफी बेनिफिट ले सकते हो और एक ही जगह पे सारे रिसोर्सेज फाइंड आउट कर सकते हो। इवन आपको एमसीक्यूज की प्रैक्टिस भी हो रही है। ओके, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। यस, जो आपको कहा है वो करना नहीं भूलना, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और बेल आइकन बटन को ऑन कर लेना सो दैट नेक्स्ट लेक्चर का आपको अपडेट मिलता रहे। ओके।